पीपल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं एक्सक्रीशन का पार्ट 3। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये पूरा आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, एफरेंट आर्टीरियोल, ईफरेंट आर्टीरियोल, पीसीटी है। ये आपकी नीचे आ रही है, ये वाली है आपकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये ऊपर जा रही है थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये ऊपर जो जा रही है ये आपकी थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ये आपकी अर्ली डीसीटी, लेट डीसीटी, फिर यहाँ पे कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट और ये पूरी ओवरऑल कलेक्टिंग डक्ट है आपकी। इसके अलावा ये आपका वासा रेक्टा, ये नीचे आ रहा है डिसेंडिंग, ये ऊपर जा रहा है असेंडिंग। यहाँ तक इस डायग्राम को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में पीसीटी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था कि पीसीटी कैसे काम करती है, किस किस चीज़ का वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। वहाँ पे हमने ग्लूकोज का, बाइकार्बोनेट्स का, वाटर का, अमीनो एसिड्स का, इन सब का हमने देखा था एब्जॉर्प्शन हो रहा था। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, लूप ऑफ हेनले पे। सो गाइज़, वी आर स्टार्टिंग विथ लूप ऑफ हेनले। तो आपको ये स्ट्रक्चर तो मैंने दिखाई दिया था। राइट नाउ मैंने इसे अपने टैब पे खोल दिया है ताकि आप इस स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके कंटेंट को भी पढ़ते जाओ। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले तो यही बता दिया है कि लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, थिन देन थिक। तो ये पार्ट मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन ही कर दिया था। नेक्स्ट पार्ट है आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। मतलब हम सबसे पहले इस वाले पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है परमिएबल टू वाटर। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो आपकी स्क्वेमस सेल्स हैं, बट यहाँ पे माइक्रोविलाई और ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि हम अभी पीसीटी में पढ़ के आए थे। यहाँ पे एक्वापोरेंस लगे हुए हैं। ये जो पोर्स दिख रहे हैं ये आपके एक्वापोरेंस है। दैट मीन्स यहाँ से जो भी वाटर ट्रेवल कर रहा है वो बाहर निकल रहा है। जब ये वाटर बाहर निकल रहा है तो अंदर आपका सिर्फ सॉल्यूट बचेगा। अंदर सॉल्यूट बचेगा यानी कि कंसनट्रेटेड पार्ट हो जाएगा। मतलब अगर किसी चीज़ में सिर्फ आपका सॉल्यूट बच रहा है, दैट मीन्स वो पार्ट का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है। तो हम इस पार्ट को कंसनट्रेटेड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन भी कहते हैं। इसके अलावा जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होता है वहाँ पे ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होती है। दैट मीन्स इट इज़ हाइपर ऑस्मोटिक, ठीक है। क्योंकि वाटर तो सारा बाहर मूव कर गया है, सिर्फ सॉल्यूट बचा होगा, तो ये हाइपर ऑस्मोटिक है, कंसनट्रेटेड पार्ट है। तो यहाँ पे आपके क्या लगे हुए हैं, एक्वापोरेंस। तभी यहाँ पे देखो ऑस्मोलरिटी आपकी 300 थी, 400, यहाँ से जैसे जैसे वाटर निकलता जा रहा है यहाँ पे ऑस्मोलरिटी बढ़ती जा रही है और यहाँ पे आते आते 1200 आपकी ऑस्मोलरिटी पहुँच जाती है। नेक्स्ट पार्ट इज असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब आपकी डिवाइड किस में है, थिन देन थिक। थिन वाली में पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है आपका सोडियम का और क्लोराइड का, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। मतलब बाहर निकल जाता है ट्यूब से। अब यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड बाहर निकल गया। जब सोडियम और क्लोराइड बाहर निकल जाएगा तो वापस से ऑस्मोलरिटी नॉर्मल की तरफ जाने लगेगी, है ना, ऑस्मोलरिटी कम होने लगेगी। तो यहाँ पे भी कोई माइक्रोविलाई, कोई ब्रश बॉर्डर नहीं है। अब सुनो मेन चीज़ जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमने पढ़ा कि पीसीटी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ था, आपके डिसेंडिंग लिम्ब में हुआ था। इसके बाद कहीं पर भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा जब तक यहाँ से जब पार कर गया आपका, इसके बाद आपके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसके बाद जो भी एब्जॉर्प्शन होगा इस पॉइंट के बाद वो आपका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मीन्स इसका मतलब है कि आपकी बॉडी वाटर को तभी रीअब्जॉर्ब करेगी जब आपके अंदर डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा, आपकी बॉडी में वाटर कम होगा। इसके पहले तक हमने ऑब्लिगेटरी पढ़ा था, बट यहाँ पर अब आपका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा। अब हम आ जाते हैं थिक वाले पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो जो थिक होते हैं उसमें आपके पास सेल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके कॉलमनार, माइक्रोविलाई यहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ का जो ट्रांसपोर्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, NK2CC। यहाँ पर NK2CC ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड, यहाँ एक्वापोरिन और यहाँ पे है NK2CC। अब यहाँ पे जो पोटेशियम है वो लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन ट्रेवल करता है, और जो क्लोराइड और सोडियम है वो आपका हाई टू लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ट्रेवल करता है। इसके अलावा हमें कुछ इनहिबिटर्स याद रखने हैं। अगर ये फ्यूरोजेमाइड, इथाक्राइनिक एसिड या बुमेटेनाइड आ गया तो ये यहाँ पर आपके NK2CC काम करना बंद कर देंगे। तो ये एक याद रखना इस चीज़ को। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम यहाँ पे अर्ली डीसीटी पे आ जाएंगे। तो अभी तक क्या क्या हमने पढ़ा, यहाँ पे एक्वापोरेंस है,
यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड के ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहाँ थिक वाले पे आपके NK2CC हैं। अब हम आ चुके हैं अर्ली DCT पे। अब देखो अर्ली DCT में भी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो आपकी कौन सी हैं, कोलमनार है और माइक्रोविलाई भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो अर्ली DCT की सेल्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैक्यूला डेंसा और जेजी सेल्स। मैक्यूला डेंसा और जेजी सेल्स दो टाइप की सेल्स हैं जो अर्ली DCT पे हैं। जो मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं वो कहाँ पर हैं, DCT पे हैं और नियर टू एफरेंट आर्टीरियोल्स हैं। और जो जेजी सेल्स हैं वो आपकी एफरेंट आर्टीरियोल पे हैं, नियर टू DCT हैं। ये चीज़ याद रखना। मैक्यूला डेंसा कौन सी है, ये DCT की सेल्स हैं जो एफरेंट आर्टीरियोल के पास हैं। और जो जेजी सेल्स हैं वो कौन सी है, वो एफरेंट आर्टीरियोल पे हैं और नियर टू DCT मतलब DCT के पास हैं। जेजी सेल्स का दूसरा नाम लेसिस सेल्स भी होता है, हम इन्हें लेसिस सेल्स भी बोलते हैं। इसके अलावा मैक्यूला डेंसा को हम कीमो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, यानी ये केमिकल्स को सेंस करती हैं। इसके अलावा इनको हम बोलते हैं जेजी सेल्स को बैरो रिसेप्टर। ये कीमो रिसेप्टर, ये बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर मीन्स प्रेशर को ये जज करते हैं। तो हमने ये DCT की अर्ली DCT की सेल्स को पढ़ा कि कौन कौन सी तरीके की सेल्स हैं, एक मैक्यूला डेंसा, एक जेजी सेल्स। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अर्ली DCT की अर्ली DCT पे जो सेल्स हैं वो काम क्या कर रही हैं आखिर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कैसे काम करती है। ब्लड प्रेशर बढ़ा, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा। अभी हम पीछे क्या पढ़ के आए थे कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो 50% PG भी बढ़ जाता है, ठीक। PG बढ़ा, GFR बढ़ा, GFR बढ़ेगा, फिल्ट्रेट बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि सोडियम ज़्यादा फिल्टर में आ जाएगा। जैसे ही सोडियम ज़्यादा आएगा तो हमने क्या पढ़ा, जो आपकी मैक्यूला डेंसा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी केमिकल को सेंस करती हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सोडियम को सेंस कर लिया। जैसे ही सोडियम को सेंस किया तो अर्ली DCT जो मैक्यूला डेंसा थी उसके पास थे आपके NK2CC ट्रांसपोर्टर। जो NK2CC ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनमें क्या होने लगता है कि सोडियम अंदर मूव करने लगता है, सेल्स के मैक्यूला डेंसा सेल्स के अंदर मूव करने लगा सोडियम। जब सोडियम अंदर मूव करने लगा, मान लो ये आपकी मैक्यूला डेंसा की सेल है, इस पर NK2CC लगा है, तो जो सोडियम बाहर आ रहा था ना वो आपका सेल के अंदर मूव करने लगा। जब ये सेल के अंदर मूव करने लगा तो ये अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ गया यानी कि अंदर की जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ चुकी है। हमने क्या पढ़ा कि जो वाटर होता है वो हमेशा लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ भागता है। अगर इस सेल के अंदर ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो क्या होगा कि वाटर भी अंदर मूव करने लगेगा। जब वाटर भी अंदर मैक्यूला डेंसा के मूव करने लगा तो ये सेल जो है ये स्वेल करने लगी, स्वेलिंग आ गई इसमें। अब क्या हुआ, जब ये स्वेलिंग होने लगी तो इससे आपकी ATP लीक होने लगी, ठीक, ATP आपकी लीक होने लगी। अब जो ATP लीक हुई इस पे एक एंजाइम ने काम किया, न्यूक्लियोटाइडेज, और ATP को तोड़ दिया एडिनोसिन में। अब ये जो एडिनोसिन है इसके रिसेप्टर जो है ये आपके कहाँ प्रेजेंट है, जेजी सेल्स पे, और इसके रिसेप्टर का नाम है A1 रिसेप्टर। यानी कि जो ATP लीक हुई, ATP टूट गई एडिनोसिन में, एडिनोसिन का रिसेप्टर आपका जेजी सेल्स पे है जिस रिसेप्टर का नाम है A1 रिसेप्टर। अब जैसे ही इस एडिनोसिन की बाइंडिंग इस A1 रिसेप्टर पे होती है जेजी सेल्स के, वो क्या करा देता है, एफरेंट आर्टीरियल रेसिस्टेंस, मतलब जो आपकी एफरेंट आर्टरी है उसको ये पतला कर देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है, PG भी कम हो जाता है, GFR भी कम हो जाता है। समझ रहे हो, ये चीज़ है। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हुआ है, आपका ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, जिसको हम हाइपोटेंशन या हाइपोवॉल्यूमिया भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो बैरो रिसेप्टर्स कौन से थे, जेजी सेल्स। तो जेजी सेल्स ने तुरंत सेंस कर लिया कि प्रेशर में कुछ दिक्कत आई है। जब जेजी सेल्स ने ये सेंस किया तो उन्होंने एक एंजाइम रिलीज़ किया जिसका नाम होता है रेनिन एंजाइम, ठीक है। रेनिन, एक डाइजेशन में भी रेनिन होता है बट ये वाला रेनिन अलग है, ये एक सिंगल एन आता है। रेनिन एंजाइम रिलीज़ किया। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को जो लंग्स में था उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये आपका 10 अमीनो एसिड्स का है। अब क्या हुआ, ये एंजियोटेंसिन 1 जो था ये लंग कैपिलरी ब्लड से क्रॉस करने लगा। जब ये क्रॉस करने लगा तो उसी लंग कैपिलरी ब्लड पे एक एस नाम का एंजाइम लगा था जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन 1 जो था यहाँ से मूव कर रहा था और इस एस की प्रेजेंस में आके वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। क्या डिफरेंस आया दोनों में, ये जो एंजियोटेंसिन 1 था ये 10 अमीनो एसिड्स का था और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये आपका 8 अमीनो एसिड्स का था।
इसने 2 अमीनो एसिड हटा दिए। कौन से अमीनो एसिड हटाए? ल्यूसीन और हिस्टीडीन। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, रीनल ब्लड फ्लो को कम करता है, जीएफआर को कम करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल क्लियर दैट डाउट। अब अगर हमें इस रेनिन को नेगेटिव फीडबैक देना है तो हम क्या दे सकते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड या प्रोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये क्या कराते हैं? रिलैक्सेशन। तो यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन के अगेंस्ट में जो भी फैक्टर्स आपके रिलैक्सेशन करते हैं, अगर आपने वो दे दिया तो नेगेटिव फीडबैक आ जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे अब लेट डीसीटी में क्या हो रहा है। लेट डीसीटी के जो सेल्स हैं वो भी कॉलमनार है, ब्रश बॉर्डर है और माइक्रोविलाई हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी 2 तरीके के सेल्स थे। पीछे हमने पढ़ा अर्ली डीसीटी के बारे में जिसमें 2 तरीके के सेल्स थे, मैक्यूला डेंसा, जेजी सेल्स। इसके अलावा अब हम लेट डीसीटी को पढ़ रहे हैं जहाँ पर 2 तरीके के सेल्स हैं, प्रिंसिपल सेल्स, इंटरकलेटेड सेल्स। डिफरेंस ये है कि इंटरकलेटेड सेल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अल्फा एंड बीटा। ठीक, प्रिंसिपल सेल्स में क्या काम होता है? यहाँ पे एडीएच के और एल्डोस्ट्रॉन के रिसेप्टर्स हैं। जो एडीएच का रिसेप्टर है उसका नाम है V2 रिसेप्टर। जैसे एडिनोसिन के रिसेप्टर का नाम A1 रिसेप्टर था, वैसे यहाँ पर जो एडीएच का रिसेप्टर है वो है V2 रिसेप्टर। ये किस काम के लिए है? वाटर और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। वैसे ही जो आपका इंटरकलेटेड सेल्स है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अल्फा बीटा। जो आपका बेसल सरफेस है, राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू लाइक दिस कि आपका ये मान लो सेल है, ठीक है, अर्ली डीसीटी का। ये हो गया आपका एपिकल पार्ट, ये हो गया आपका बेसल पार्ट। इसका जो बेसल पार्ट है उस पर A7 नाम का, A7 से याद रखना, A7 SLC26A7 नाम का एक सेंसर लगा हुआ है बेसल सरफेस पे। वो क्या करता है? ब्लड के पीएच को मेंटेन रखता है। ठीक, किसका पीएच मेंटेन रख रहा है? ब्लड का। वैसे ही आपके एपिकल सरफेस पे एक और ट्रांसपोर्टर लगा है जिसका नाम है हाइड्रोजन, सुनो, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase एंटीपोर्ट। ठीक, एपिकल सरफेस पे लगा हुआ है हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase एंटीपोर्ट, और आपका जो बेसल सरफेस है उस पे लगा हुआ है SLC26A7। ठीक, अब देखो ये जो एपिकल सरफेस पे लगा है ये क्या करता है कि यहाँ पे अगर सेल में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन हो जाता है उठा के बाहर फेंक देता है। ठीक, और इसके बदले पोटेशियम को अंदर ले आता है। मतलब अगर हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो पोटेशियम अंदर आ जाएगा। अब इसने क्या किया? सेल से हाइड्रोजन को बाहर भेजा, ठीक, H+ को बाहर भेजा, और ये आपका ब्लड का पीएच सेंस कर रहा है। वैसे ही बीटा इंटरकलेटेड जो सेल्स हैं उनके पास है SLC4A8। इसका क्या काम है? यूरिन के पीएच को चेक करना। मतलब आपके एपिकल सरफेस पे लगा हुआ है A8 जो यूरिन का पीएच चेक करता है, और जो बेसल सरफेस उस पर लगा है A7 जो आपका ब्लड का पीएच चेक करता है। तो ये हो गए आपके अल्फ़ा बीटा। ये याद रखना कि जो अल्फ़ा सेल्स हैं वो ज़्यादा है, मोर देन बीटा। अल्फ़ा सेल्स आर मोर देन बीटा। अब जब पीएच इंक्रीज़ होता है, जो ये पीएच है जब इंक्रीज़ होने लगता है, मान लो 7.33 था 7.32 हो गया, तो जो H+ आयंस है ये बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, ये H+ जो है ये बाहर निकलने लगते हैं। इसके अलावा बताया जो इंटरकलेटेड सेल्स हैं इंटर कन्वर्टिबल होती है, मतलब अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा भी बन सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन हेंसिन। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट इज़ मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पर कोई भी प्रिंसिपल सेल्स, कोई भी इंटरकलेटेड सेल्स नहीं है। स्टिल यहाँ पर ADH की हमें सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, यानी कि अगर ADH आएगा तो यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हैं यूरिया ट्रांसपोर्टर्स, जो कि यूरिया का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसका ट्रांसपोर्टर का नाम है UT1। इसके अलावा कुछ इनहिबिटर्स हैं जो लिखे हुए हैं, जैसे SGLT2 का इनहिबिटर है फोरिजिन, NK2CC का इनहिबिटर जो है वो है फ्यूराजमाइड, ब्यूमेटेनाइड। इसके अलावा हमने एक और पढ़ा था यहाँ पर ये वाला इथाक्राइनिक एसिड और ब्यूमेटेनाइड। ठीक है, एक ये हो गया। तो और इसके बाद इनकी लोकेशन लिखी हुई है, जैसे SGLT2 PCT पे है, NK2CC थिंक असेंडिंग लिम्ब और DCT पे है। इसके अलावा नेक्स्ट वाला जो है वो है थियाज़ाइड और थियाज़ाइड डायूरेटिक्स। ये है आपका सोडियम क्लोराइड का को ट्रांसपोर्टर का इनहिबिटर। अब ये सोडियम क्लोराइड के को ट्रांसपोर्टर्स हैं नॉन मैक्यूला डेंसा सेल्स पे। ऐसा तो नहीं है कि DCT के पे जितनी भी सेल्स हैं सारी मैक्यूला डेंसा होंगी, कुछ सेल्स जो बची होंगी वो नॉन मैक्यूला डेंसा भी होंगी, अर्ली DCT की सेल्स। नेक्स्ट पार्ट इज़ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में हमने पढ़ा ही था कि D2 D3 में कन्वर्ट किया जाता है कैल्सीट्रायोल वाला,
मतलब एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, कैल्सीट्रायोल बोलते हैं, जो कि पीसीटी में होता है, पीटीएच मीडिएटेड होता है। 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम होता है जो D2 को D3 में कन्वर्ट करता है पीसीटी में। नेक्स्ट एंजाइम है आपका ईपीओ, इरिथ्रोपोइटिन। ये कौन प्रोड्यूस करता है, किडनी प्रोड्यूस करती है, तब प्रोड्यूस करती है जब हाइपोक्सिया की सिचुएशन होती है। हाइपोक्सिया क्या था, जब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो हाइपोक्सिया, इसको सेंस कौन करता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो पीसीटी में उसको कवर करके रखती हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ने हाइपोक्सिया सेंस किया, उन्होंने किडनी से रिलीज़ कराया इरिथ्रोपोइटिन, जिसका शॉर्ट फॉर्म ईपीओ है। अब इस ईपीओ के जो रिसेप्टर्स हैं वो लगे हुए हैं बोन मैरो पे, ठीक है। बोन मैरो पे गई, बोन मैरो की हिमेटोपोइटिक सेल्स की माइलॉइड वाले पार्ट पे गई। माइलॉइड जो बन रहा है, माइलॉइड बनाता है आपका इरेथ्रोसाइट सेल, इरेथ्रोसाइट या इरेथ्रॉइड सेल। तो इस पर एक प्रोटीन एक्टिवेट होता है जिसका नाम होता है BCL-XL। ये एक तरीके का एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। ये क्या करता है कि सेल को मैच्योर नहीं होने देता, मतलब आरबीसी को इमेच्योर रखने में हेल्प करता है। तो ये जो ईपीओ है ये इस BCL-XL को, यानी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को जाके इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे कि मैच्योरेशन होने लगता है और आरबीसी बढ़ जाती है। पार्ट जो है वो है आपका एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये कब आया, जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है। तो द नेक्स्ट हार्मोन इज़ ANF, यानी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये कब आएगा, जब बीपी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो इससे आपके हार्ट की जो वॉल्स हैं, एट्रिया है, उसमें स्ट्रेच आएगा और ये रिलीज़ कर देगा ANP, ठीक है। अब ये ANP जाएगा मेसेंजियल सेल्स पे, मेसेंजियल सेल्स पे कराएगा रिलैक्सेशन। जैसे ही रिलैक्सेशन कराएगा, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो पूरी ऐसे फैल जाएगी, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फिल्ट्रेशन ज़्यादा होने लगेगा, यूरिन आउटपुट ज़्यादा आने पर लगेगा। तो ANP जो होता है आपका वो क्या कराता है, रिलैक्सेशन कराता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या कराता था, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता था, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट पार्ट इज़, अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन क्या होता है यूरिन का। यूरिन में वाटर होता है 96%, यूरिया होता है इसके अलावा, फिर कुछ ट्रेसेस होते हैं जैसे यूरिक एसिड के, क्रेटिनिन के, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। पीएच इसका स्लाइटली एसिडिक होता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हाइड्रोजन और पोटेशियम एटीपेस एंटीपोर्ट लगा होता है जो कि हाइड्रोजन को बाहर भेजता रहता है। फिर डेली प्रोडक्शन आपका होता है 1 से 1.5 लीटर। अब काउंटर करंट मैकेनिज़्म क्या है, देखो पहले पीसीटी को जो ट्यूब आपकी कवर कर रही थी उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। जो आपकी लूप ऑफ हेलने को कवर कर रही थी वो होती है वासा रेक्टा। अब देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो होना। यहाँ पे 4 करंट हमें देखने को मिलते हैं, एक्सचेंजर और मल्टीप्लायर। जो एक्सचेंजर है वो आपका वासा रेक्टा है, जो मल्टीप्लायर है वो आपका लूप ऑफ हेनले है। अब यहाँ पे एक्टिव और पैसिव बोथ तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। तो लेट्स चेक आउट द डायग्राम। ये रहा, देखो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद पीसीटी में आया। पीसीटी में आइसोऑस्मोटिक था, मतलब आपका जो ब्लड होता है उसकी ऑस्मोरिटी होती है 290 और अप्रॉक्सीमेटली हम उसे 300 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से 300 ऑस्मोरिटी का ब्लड अंदर आया फिल्टर होके। पीसीटी में वो, यहाँ पर पीसीटी में वो 300 ऑस्मोलरिटी का ही था। अब यहाँ पर आइसोऑस्मोटिक क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये आइसो मीन्स सेम, मतलब ब्लड के ऑस्मोलरिटी से सेम ही रखता है, इसलिए यहाँ पे 300। फिर यहाँ वाटर आपका बाहर निकलता जा रहा है, जब वाटर बाहर निकलता जा रहा है तो अंदर सॉल्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है। 40, 400, 600, 800, फिर 1000, 1200। तो ये क्या हो जाएगा ब्लड के कंपैरिजन में, जहाँ ब्लड 300 ऑस्मोलरिटी का था ये 1200 ऑस्मोलरिटी पे चला गया, यानी ये हाइपर ऑस्मोटिक हो गया। अब यहाँ आए हम, यहाँ पे लगा था पहले सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे लगा था NK2C, मतलब अब यहाँ पे सॉल्यूट्स बाहर निकलने लगे। जब सॉल्यूट्स बाहर निकलने लगे तो ऑस्मोलरिटी यहाँ पर कम होने लगी, तो हम इसे हाइपो ऑस्मोटिक बोल सकते हैं। हाइपो मीन्स कम होना इन कंपैरिजन टू ब्लड। यहाँ पे अप्रॉक्स 200 तक आपकी ऑस्मोलरिटी आ जाती है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आपका यूरिया निकलने लगा। अब देखो ये वासा रेक्टा क्या कर रही है, वासा रेक्टा में उल्टा करंट चल रहा है। अब यहाँ से अगर वाटर निकला है, ठीक है, यहाँ से अगर आपका वाटर निकल रहा है, यहाँ पे आपके सारे सोल्यूट्स निकल रहे थे, सारे सोल्यूट्स यहाँ निकले थे, यहाँ पे आपका वाटर निकला था।
मान लो यहाँ पे 300 ऑस्मोलरिटी का ब्लड था और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आपके सोल्यूट्स निकल गए। अब यहाँ से जो सोल्यूट्स निकले थे वो वासा रेक्टा में चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पे अब ऑस्मोलरिटी बढ़ने लगी 400 600, क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड ये सब निकले थे ये सब यहाँ चले गए, तो यहाँ की ऑस्मोलरिटी बढ़ गई 200 400 600 800 1200। अब ये देखो यहाँ पहुँच गए 1200। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ से निकल रहा था वाटर, इस वाली ट्यूब से निकल रहा था वाटर, ये वाटर यहाँ से निकला, तो अब क्या करता था वाटर, हमेशा लो ऑस्मोलरिटी से हाई ऑस्मोलरिटी की तरफ भागता है। तो यहाँ तो ऑस्मोलरिटी हाई थी तो वाटर अब इसकी तरफ आएगा ना, तो इस वासा रेक्टा में ये आ जाता है और यहाँ पे ऑस्मोलरिटी को कम कर देता है, अप्रॉक्स 300 पहुँचा देता है। तो ऐसे चलता है आपका काउंटर करंट मैकेनिज़्म। So this is all about counter current mechanism, excretion, everything is covered in this chapter. Whatever doubt you are having, you can ask me in the comment section. I will clear the doubt. Next chapter जो मैं अपलोड करूँगी वो होगा आपका डाइजेशन। डाइजेशन भी ऐसे ही 2 या 3 पार्ट्स में आ पाएगा, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको नोट्स तो प्रोवाइडेड ही हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेंशन कर देना, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूँगी।